साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों आज मैं 100 क्वेश्चन का संग्रह लेकर के आई हूँ और ये कुल मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे जो राजभाषा से रिलेटेड होंगे। साथियों मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ आपसे। ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन आपका राजभाषा से नहीं छूटेगा। तो आपको एनी हाउ परीक्षा में जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख करके चाहिए, क्योंकि राजभाषा से जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये इसी से आएगा। अगर आप लोग परीक्षा में अपेयर हो रहे हैं तो अगर क्वेश्चन अवेलेबल हो तो क्वेश्चन भी शेयर हमसे ज़रूर करें ताकि मैं उसको क्लियर करवा सकूँ। तो आइए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जितना भी परीक्षाएं हुई है आज तक, डिपार्टमेंटल परीक्षाएं, टोटल का यह संग्रह है और मैं करती हूँ कि ये 100 क्वेश्चन में से आपका एक भी छूटेगा नहीं। जो 10 क्वेश्चंस होंगे उसमें 10 का 10 आप ला सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? साथियों यहाँ टाइपिंग में कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन वो क्या है ऐसा करके समझना है। और साथियों हमारी ये कोशिश है कि यह जो राजभाषा का सवाल है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं करवाऊँ, ताकि जो लोग हिंदी भाषी नहीं है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। जैसा कि तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि केरला हो गया, वो लोग हिंदी थोड़ा नहीं समझ में आते उनको, तो उनको भी ये बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? तो इसका उत्तर देखिए, ये जो लिखा है साथियों ये ऊ है यानी उत्तर। तो देवनागरी लिपि में हिंदी, ये हो गया आपके लिए। और जो लोग हिंदी भाषी नहीं है उनके लिए हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऐसा करके है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद में संविधान का भाग जो 17 है किस तारीख को पारित हुआ था? तो ऑन विच डेट पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन पार्लियामेंट? तो 14/9/1949, 49 एंड 1949 ये पास हुआ था हमारे संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को। तो इसलिए साथियों राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? तो 10/5/1963 यानी 10/5/1963, 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। तो देखिए राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 10 मई 1963 को। हमेशा कंफ्यूजन में नहीं रहना है, 1967 वाला भी है, वो क्वेश्चन क्या है मैं आगे बताऊंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड? तो 1967 में। जो 1963 का जो राजभाषा अधिनियम था वो संशोधित कब हुआ? तो यह हुआ 1967 में, 1963 में। साथियों हमारी गुजारिश है, मेरी आपसे नम्र रिक्वेस्ट है कि आप परीक्षा में जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और परीक्षा से निकलने के बाद हमें एक बार फीडबैक ज़रूर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, राजभाषा अधिनियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या हैं? What are the 3 regions classified अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स? तो देखिए ख और ग क्षेत्र होते हैं, यानी A, B एंड C रीजन्स होते हैं। कुल कितने रीजन्स होते हैं? तो 3 रीजन्स होते हैं, A, B एंड C होते हैं। और आगे मैं वीडियो में बता रही हूँ कि A किसके लिए है, B किसके लिए और C किसके लिए है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो सितंबर 14। ये साथियों ये उत्तर है, ऊ मीन्स उत्तर। तो 14 सितंबर को या सितंबर 14 को हमेशा हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में आता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर विच रीजन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कम? तो क क्षेत्र यानी ए रीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क क्षेत्र या
ए रीजन। साथियों ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो अंडमान निकोबार है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और हमेशा याद रखिए ये ए रीजन के तहत आता है। अंडमान निकोबार जो समूह है वो भारत के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में सबसे साउथ एरिया माना जाता है, तो वहाँ ए रीजन चलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है इसमें कि बी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, यहाँ इसका मतलब व्हाट हो जाएगा, कौन सा क्षेत्र में वर्गीकृत संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये बी है साथियों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेकिंग है, यहाँ बी है। बी क्षेत्र में वर्गीकृत राष्ट्र, क्योंकि देखिए जब भी क्वेश्चन में कुछ भी मिस्टेक होती है तो परीक्षा जो एग्जामिनर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को वैलिडेशन देते हैं, तो आपको इंग्लिश को सही मानना है, उसको प्रमाणित मानना है। तो देखिए विच आर द यूनियन टेरिटरीज क्लासिफाइड अंडर रीजन बी, मतलब बी में कौन कौन आते हैं ये कह रहा है, आप इसको नोट कर लें कि रीजन बी में कौन कौन से आते हैं। तो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये 3 ऐसे संघ शासित राज्य हैं जो रीजन बी के तहत आते हैं। देखिए दादर नगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी एक यूनियन टेरिटरीज है, बट वो रीजन ए के तहत आता है। साथियों ये पर इस चीज़ को कवर करना, इस चीज़ को देखना है। और रीजन बी के तहत चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन और दीव आते हैं, तो इसको हमेशा फोकस रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है अरुणाचल प्रदेश की राज्य भाषा क्या है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। साथियों आपको पता है जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है, जिसमें इंग्लिश का चर्चा नहीं है, लेकिन ये सब एक्सेप्शन वाली चीज़ है। जो आप नागालैंड का भी आप इंग्लिश है, और तो ये है एक्सेप्शन में है। तो इस चीज़ को देखिए, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है। व्हाट इज द एक्ट पास्ड टू गिव लीगल फॉर्म टू द एश्योरेंस गिवन टू नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य भाषा संशोधित अधिनियम 1963, जो 1963 में आया था, उसका जो पास किया गया है कब, 1967 में। तो साथियों इसका ये आंसर हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अमेंडेड 1967। तो इस प्रकार आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 है राज्य भाषा अधिनियम की धारा 3(3) से प्रवृत्त हुई है। साथियों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोकस रखें। फ्रॉम विच डिड द सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट। तो 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1965 यानी 26 जनवरी 1965 3 और 3 जो है प्रवृत्त हुई है। राज्यभाषा अधिनियम जो 3 कॉलम है वो जो है सेक्शन 3 एंड 3 26 जनवरी 1965 को ये अमेंडमेंट हुई है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 है राज्य भाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है। विथ विच सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इज कंसर्न्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय राज्य भाषा समिति के गठन से संबंधित है। संसदीय राज्य भाषा समिति के गठन से संबंधित है। साथियों ये आंसर है, हमेशा फोकस रखिए कि जो ऊ दे करके जो दिया हुआ ये आंसर है। इट इज कंसर्न्ड विथ द कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। फ्रेंड्स दिस इज द आंसर। इट इज कंसर्न्ड विद द कंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 है राज्य भाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है। साथियों जो 343 से 351 कंटिन्यू हमारा राज्य भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो राज्य भाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल 343 to 351 that gave
इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल। तो ये भाग 17 कह सकते हैं, 17वें भाग में, या पार्ट 17 इन द 17 पार्ट। तो ये हो गया आपका आंसर VVI क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 है राज्य भाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? विथ विच एक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इज कंसर्न्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राज्य भाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। इट इज कंसर्न्ड विद द ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट इन हाई कोर्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 है राज्य भाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? इन विच स्टेट सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 डू नॉट अप्लाई। तो JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में ये राज्यभाषा जो 1963 की राज्यभाषा अधिनियम है, जैसे साथियों पता है कि आप लोग को आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, 370 आर्टिकल जो अभी हाल ही में उसको रिमूव कर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा है, तो JNK में ये जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता, और वहाँ का राजभाषा उर्दू है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 है किन के राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? इन विच स्टेट्स उर्दू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आंध्र प्रदेश व बिहार। साथियों ये मुझे डाउट है इस पर, इसलिए इसका कमेंट सेक्शन में मैं डालूंगी, क्योंकि बिहार का राजभाषा हिंदी है। और तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 है क्योंकि उर्दू राजभाषा जम्मू एंड कश्मीर का है, डोगरी, उर्दू, बोडो, ये सारी चीज़ें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम लिखिए। साथियों कुछ टाइपिंग में ये है, लेकिन आप समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। आपको मेरा वॉइस अगर क्लियर जा रहा होगा तो आपको समझिए इस चीज़ को। प्लीज़ राइट द लैंग्वेज अवेलेबल इन द 8th शेड्यूल। देखिए ये कुल 22 भाषाएं साथियों, और परीक्षा में जाने से पहले प्लीज़ इसको 2 बार 3 बार जरूर रिवीजन करें। एटलीस्ट हम तो कहेंगे 10 से 12 बार इसको, 10 to 12 टाइम्स इसको रिमेंबर कीजिए, क्योंकि आपको 5 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषाएं ऐसा करके दे देगा, और आपको उसमें से गलत ढूंढने के लिए भी कह सकता है, और उसमें से सही भी ढूंढने के लिए कह सकता है। तो इसके लिए आपको ये करना होगा। आइए देखते हैं, 1 में है असमिया, 2 में है बांग्ला, 3 में गुजराती, 4 में हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो इस प्रकार देख सकते हैं जो हमारे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं असमीस, बंगाली, गुजरात, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कंकन, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। तो साथियों ये कुल 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में अमेंडमेंट है, उसमें उसकी चर्चा है। हालांकि भाषा तो कई सारे बोले जाते हैं भारतवर्ष में, और लेकिन जो मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 22 भाषा है। तो इसको VVI कर सकते हैं, और आप अपने नोटबुक हो सके तो नोटबुक में, क्योंकि आगे भी जो भी प्रमोशन आपकी होगी जो रेलवे डिपार्टमेंटल से संबंधित होगी, तो ये राजभाषा उसमें भी आ सकती है। तो उस वक्त भी आपको यह नोट आपको कारगर साबित होगी, यूजफुल होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, साथियों यहाँ B होना चाहिए था, आप चाहें तो इसको B कर ले। B क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम बताइए। जैसे B क्षेत्र में, B रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं उसका कह रहा है। प्लीज मेंशन द स्टेट्स कमिंग अंडर B रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा, B में कौन कौन आता है वो देखना है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप जो B में आते हैं साथियों। ये सारी चीज़ें, जो नॉर्थ इंडिया का भी भाग है, कुछ साउथ इंडिया का भी है, तो हमेशा फोकस रखना है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो B में नहीं आते हैं। इतना मत सोच के मार देना है कि नहीं ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये यूनियन टेरिटरीज है, तो दिस इज डेफिनेटली इट्स कम्स इन रीजन B, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। तो रीजन B में कौन आएगा? गुजरात आएगा एट फर्स्ट। गुजरात के जस्ट सटा हुआ है महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र, और फिर पंजाब आ जाएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा, दादर और नगर हवेली आ जाएगा, दमन और द्वीप आ जाएगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर जो भी ये पश्चिमी स्टेट्स है
पूरब का कोई भी स्टेट्स इसमें इंक्लूड नहीं है, यूनियन टेरिटरीज भी नहीं है इसमें इंक्लूड, तो क्या हो जाएगा, जो वेस्ट साइड का जो स्टेट है वो आ जाएगा रीजन बी में। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 है, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सम्मिलित है। देखिए भाग जो संविधान की अनुसूची होती है, कुल मिला के अनुसूची अभी कितना है, 12 अनुसूची है, और 12 अनुसूची है, तो जो 8वीं अनुसूची में है कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर enlisted in the 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 22 है। कुल कितनी भाषा है, 22 भाषा है, 22 लैंग्वेज है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है। साथियों इसका मतलब होता है, ये टाइपिंग मिस्टेकिंग है, तो आइए इसका, इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन रिगार्डिंग OL पॉलिसी अवेलेबल इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 120 या अनुच्छेद 120। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान में उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताएं। नेम द आर्टिकल इन विच द प्रोविजन ऑफ द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल, तो अनुच्छेद 344 का 1 और 351 या आर्टिकल 344 का 1 एंड 351, आर्टिकल 344 का फर्स्ट एंड 351। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य भाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित था। वाई वॉज द एक्ट 1963 पास्ड, इसका आंसर हो जाएगा 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग के जारी रखने का प्रावधान करने के लिए ऐसा हुआ। टू यूज इंग्लिश एलोंग विथ हिंदी इवन आफ्टर 1965। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य भाषा नियम कब पारित हुआ। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 1976। राज्य भाषा नियम जो है 1976 में पारित हुआ, 1976। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं। हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 या 9। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई। इन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 344 व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फॉर्म्ड, तो वर्ष 1955 में इसका फॉर्मेशन किया गया, इन द ईयर 1955। साथियों बहुत सावधानी से आंसर करने हैं, बहुत अलर्ट होकर के आंसर करनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, तो श्री बीजी खरे, यहाँ पे खरे होना चाहिए था साथियों, तो बीजी खरे, तो श्री बीजी खेर इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य भाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, तो श्री बीजी खरे। क्या आंसर है, बीजी खरे, श्री बीजी पंत। साथियों इसका आंसर बीजी पंत कर लेंगे, बीजी खरे नहीं, बीजी पंत। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदर्शों का अनुवाद कौन करता है। साथियों कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट क्लियर नहीं है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे एहसास हो कि कहाँ पे क्या हुई है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 है, तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज ट्रांसलेटिंग द स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स, तो इसका विधि मंत्रालय, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विधि मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री।
तो साथियों अभी कानून मंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर जरूर कीजिएगा। अभी कानून मंत्री कौन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1965 तक संघ की सरकारी परियोजनाओं के लिए कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक राजभाषा। विच वॉज द मेन लैंग्वेज एंड को ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया अप टू 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी मुख्य राजभाषा तथा हिंदी सहायक राजभाषा थी। अब इंग्लिश वॉज द मेन लैंग्वेज एंड हिंदी वॉज द को ऑफिशियल लैंग्वेज। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 है, भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है। विच आर्टिकल कम्स अंडर पार्ट 6। तो अनुच्छेद 210 या आर्टिकल 210। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की। हु चेयर्ड द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कंस्टिट्यूट इन 1973। तो श्री ललित नारायण मिश्र ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों, इसलिए इसको फोकस रखें। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1976। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता, द देन होम मिनिस्टर श्री ओम मेहता। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33 है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है। ये साथियों ये तैयार होना चाहिए, करती है। तो विच कमिटी ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति, यहाँ आलेख होना चाहिए। साथियों ड्राफ्टिंग एंड एविडेंस सब कमिटी ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। साथियों आइए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक के एक पद का सृजन हुआ था। In which year the post of Hindi assistant was created in railway board in compliance of precedent orders। इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में। इन द जनरल ब्रांच ऑफ रेलवे बोर्ड इन द ईयर 1952। साथियों ये शाखा है, शाखा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 है, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था। यहाँ पे तैयार है साथियों, तैयार हुआ था तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे। उस समय जो है रेल मंत्री कौन थे। इन विच ईयर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वॉज प्रिपेयर्ड एंड हु वॉज द रेलवे मिनिस्टर। तो ये वर्ष 1956 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। और इन द ईयर 1956 लेट ललित श्री लाल बहादुर शास्त्री। साथियों अभी इसकी चर्चा हो रही है तो इसलिए स्वर्गीय लगाया जा रहा है, लेकिन 1966 में इनकी डेथ हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौता के दौरान। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चल। साथियों जैसा कि आपको पता होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और क्वेश्चन अगर इनवैलिड है तो उसका जो इंग्लिश वर्जन है वही वैलिड होता है। तो आप कोशिश करें कोई चीज़ अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रही है क्लियर, उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 है, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था। इन विच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। तो वर्ष 1960 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन द ईयर 1960 में। आइए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं। व्हाट आर ऑल द स्टेट्स फ्रॉम दैट कम अंडर रीजन ए। तो देखिए रीजन ए में कौन कौन से आते हैं। बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए इसमें एक ही क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सब स्टेट्स हैं। कुल मिला के इसमें स्टेट्स कहिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल मिला के 11 राज्य है। जैसे बिहार, झारखंड,
दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल में उत्तराखंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ग्रुप। तो ये आते हैं रीजन ए में। साथियों, रीजन ए का ये टोटल है। आपके पास अगर नोटबुक और पेन है तो इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 है, ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन हैं। साथियों, ये सिर्फ डिपार्टमेंटल में ही नहीं बल्कि जितने भी परीक्षाएं आएंगे आपका जो राजभाषा से संबंधित होगी, सारा का सारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो व्हाट आर ऑल द स्टेट्स दैट कम अंडर रीजन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा क और ख क्षेत्र में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पांडिचेरी, संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप। ये सब रीजन किस में होंगे? ग में। अगर हिंदी में कहेंगे तो, लेकिन ऐसे कहेंगे इंग्लिश में तो सी कह सकते हैं। रीजन सी मीन्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अदर देन दोज रिफर्ड इन रीजन ए एंड बी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, यूनियन टेरिटरीज ऑफ पांडिचेरी एंड लक्षद्वीप। तो इस प्रकार इसको भी आप नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 है, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राज्य भाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? तो विच सब कमिटी ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट रेलवे मिनिस्ट्री। तो दूसरी उप समिति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी उप समिति। आइए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी में कार्यालयन काम के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? व्हाट इज द स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय रेलवे बोर्ड फॉर डूइंग वर्क इन हिंदी? तो राजभाषा पहले इसका आंसर हो जाएगा राज्य भाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, ये हिंदी को प्रोत्साहन के लिए। राज्य भाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम, ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञा परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि कितनी कितनी होती है? ऑफ अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर देखिए साथियों, जो 70% या इससे अधिक प्राप्त करने पर क्या होगा? प्रबोध में आपको 1600 मिलेंगे, प्रवीण में आपको 1800 मिलेंगे और प्राज्ञा में 2400 मिलेंगे। ये अवार्डेड अमाउंट है। देखिए अब 60% या इससे अधिक, 70% से कम, लेस देन 70 एंड 60% से अबव, तो इसमें 800 प्रबोध में मिलेगा, 1200 प्रवीण में मिलेगा और 1600 ये प्राज्ञा में मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 या इससे अधिक, 55 एंड एबव एंड लेस देन 60 अगर आप लाते हैं तो 400 रुपीज़ प्रबोध में मिलेगा, प्रवीण में 600 और प्राज्ञा में 800। साथियों इसको किसी आप और मित्रों से डिस्कस कर लेना है, डिस्कशन कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट डेट्स होते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं और यह एक सवाल ऐसा है कि आपको एक नंबर दे सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य भाषा विभाग के राभाकाश से क्या मतलब है? व्हाट इज द एक्सपेंशन फॉर ओलिक यूज्ड बाय डिप्टी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? हाउ मेनी हिंदी कोर्सेस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? तो 3 कोर्स है, मैंने बताया प्राज्ञा, प्रवीण और प्रबोध, ये 3 कोर्स होते हैं उनके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन 44 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? विच इज़ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? तो प्रबोध है। ये कौन सा है? प्रबोध है इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 है,
केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है, कौन होते हैं, यहाँ पे होने चाहिए प्रेजेंट टाइम, हालांकि प्रेजेंट भी कोई परेशानी है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, तो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, जैसे अभी आप कह सकते हैं मोदी जी हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। क्वेश्चन नंबर 46 है, संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है। विच कमिटी रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोपगेशन ऑफ हिंदी इन अ पार्टिकुलर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी सलाहकार समिति, या फिर कह सकते हैं हिंदी सलाहकार समिति। आइए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था। व्हेन वाज द प्रेजेंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1976, जनवरी 1976। आइए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्यभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 30, 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं साथियों, तो कुल मिला के 30 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 20 मैंने बताया ना, 20 होता है लोकसभा जिसको अपर सदन कहते हैं, और 10 होते हैं राज्यसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप समितियाँ हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी सब कमिटी आर देयर इन द पार्लियामेंट कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उप समितियाँ, इसका आंसर उप समितियाँ या थ्री उप समितियाँ हो जाएगा, या फिर 3 सब कमिटीज़, 3 सब कमिटीज़ इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, संसदीय राजभाषा समिति की मुख्य ड्यूटी क्या है। व्हाट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये हो जाएगा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना, टू रिव्यू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी, इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी कंस्टिट्यूटेड इन मेजर सिटीज। तो इसका आंसर हो जाएगा नगर के केंद्र सरकार कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी या सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द सिटी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है। मीन्स व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ द मीनिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो 3 महीने में एक बार, इसका क्या है पीरियड, 3 महीने में एक बार, वंस इन 3 मंथ्स। आइए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्य भाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है। हु प्रिपेयर द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। साथियों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अभी गृह मंत्री कौन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 55 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या क्या है। व्हाट आर द हिंदी कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो इसका जो है मैंने 3 बताया था, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, प्रबोध, प्रवीण एंड प्राज्ञ। आइए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है। विच इज द फर्स्ट कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लरिकल कैडर एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर इसका प्राज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राज्ञ। आइए क्वेश्चन 57 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 57 है, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है। व्हाट आर द ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू गेट ट्रेंड इन हिंदी कोर्सेस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नियमित, गहन, पत्राचार एवं प्राइवेट। तो ये हो जाता है रेगुलर, इंसेंटिव और कोरस्पोंडेंस एंड
प्राइवेट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 58 है, साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है? हाउ मेनी टाइम्स आर द रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन अ ईयर? तो दो बार किया जाता है 1 ईयर में। आइए क्वेश्चन नंबर 58 को देखें। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, नियमित हिंदी परीक्षाएं किन किन महीने में चलाई जाती है? इन विच मंथ्स रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड? तो इसका आंसर हो जाएगा मई व नवंबर में, मई एंड नवंबर। ये आंसर, ये क्वेश्चन भी भिभाई कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 60 है, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य होते हैं? हु आर द एलिजिबल टू बी ट्रेंड इन हिंदी कोर्सेस? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के श्रेणी के त्रि क्लास के कर्मचारी व उससे ऊपर के अधिकारी। ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन क्लास 3 एंड एबव। आइए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 61 है, कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? हु आर द एम्प्लॉइज क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी ए? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है। दोज एम्प्लॉइज हुज मदर टंग इज हिंदी और हिंदुस्तानी और इट्स डायलेक्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी कौन कौन है? यानी हु आर द एम्प्लॉइज क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी बी? तो जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्ती, सिंधी व सहभाषा है। दोज एम्प्लॉइज हुज मदर टंग इज उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी और अदर अलाइड लैंग्वेजेस। आइए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 63 है, कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन कौन है? हु आर ऑल द एम्प्लॉइज क्लासिफाइड अंडर गवर्नमेंट कैटेगरी सी? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया और असमिया है। दोज एम्प्लॉइज हुज अंडर मदर टंग इज मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया और असमीज। आइए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 64 है, कोटि घ में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? हु आर ऑल द एम्प्लॉइज क्लासिफाइड? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर कैटेगरी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा जो दक्षिण भारत की इसका आंसर हो जाएगा जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हैं। दोज एम्प्लॉइज हु स्पीक साउथ इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। आइए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 65 है, कोटि ग के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? फ्रॉम विच कोर्स ए कैटेगरी सी एम्प्लॉइज इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, कोटि घ के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? तो इसका आंसर प्रबोध हो जाएगा, प्रबोध। आइए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं, प्राज्ञ पास करने पर मिलने वाला एकमुश्त पुरस्कार क्या है? व्हाट इज द लम्प सम अवॉर्ड फॉर पासिंग प्रज्ञा? तो 2400 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं, 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए,
सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की रकम क्या है? व्हाट इज द कैश अवार्ड अमाउंट फॉर द फर्स्ट प्राइज अंडर कलेक्टिव कैश अवार्ड स्कीम? तो इसका आंसर हो जाएगा 1500, यानी 1500 रुपीज़ हो जाएगा 1500। मुख्यालय में यानी हेडक्वार्टर्स में इसका अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले द्वितीय पुरस्कार की रकम क्या है? व्हाट इज द कैश अवार्ड अमाउंट फॉर द सेकेंड प्राइज अंडर कलेक्टिव कैश अवार्ड स्कीम? तो 1200। इसका भी डिवीजन में दिया जाएगा, इसका डिवीजन में। आइए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 70 है, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की रकम क्या है? व्हाट इज द कैश अवार्ड अमाउंट फॉर द थर्ड प्राइज अंडर कलेक्टिव कैश अवार्ड स्कीम? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 रुपीज़। कार्यशालाओं में, इन वर्कशॉप में 800 रुपीज़। क्वेश्चन 71 को देखिए, साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? हाउ मेनी फर्स्ट प्राइजेस आर गिवन इन अ ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स इन वन यूनिट? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 या 2,000 रुपीज़ कर्मचारी। ईच एम्प्लॉइज हैज़ 1,000 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? हाउ मेनी सेकेंड प्राइजेस आर गिवन इन अ ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स इन वन यूनिट? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 3 और 600 प्रति कर्मचारी, 600 ईच एम्प्लॉयज। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, साल में 10,000 शब्द से ज़्यादा लिखने के लिए एक यूनिट में कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? हाउ मेनी थर्ड प्राइजेस आर गिवन इन अ ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स इन वन यूनिट? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 को देंगे 300 रुपीज़ प्रति कर्मचारी। इस एम्प्लॉइज़ को 300 रुपीज़ दिया जाएगा और 5 मेंबर इसमें सिलेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, नाम पदनाम साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना है? इन विच ऑर्डर नेम डिजिग्नेशन एंड साइन बोर्ड आर टू बी एग्जिबिटेड? तो इसका आंसर होता है प्रादेशिक भाषा पहला होगा, दूसरा हो जाएगा हिंदी और तीसरा हो जाएगा अंग्रेजी। यानी कोई भी रेलवे स्टेशन पे आप जा रहे हैं जो नन हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो उसमें पहला जो अनाउंसमेंट होगा वो उसका क्षेत्रीय भाषा में होगा। मान लीजिए आप तमिलनाडु में हैं तो तमिल भाषा में फर्स्ट होगा, सेकेंड में हिंदी होगा और थर्ड में इंग्लिश अनाउंसमेंट होगी। आंध्रा में तो फर्स्ट तेलुगु होगा, सेकंड हिंदी होगा और थर्ड इंग्लिश होगा। तो कोई भी रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाएंगे तो साइन बोर्ड जो बोर्ड होता है उसमें भी पहला उसका क्षेत्रीय भाषा, दूसरा हिंदी में और तीसरा इंग्लिश में अनाउंसमेंट की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 75 है, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फर्मों को किस क्रम में तैयार किया जाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभाषी, पहले प्रादेशिक फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी, यानी लिंगुअल लैंग्वेज में, जैसे रीजनल फर्स्ट में हो जाए रीजनल लैंग्वेज, सेकंड हिंदी लैंग्वेज और थर्ड हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज। आइए क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं, रबर मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना है? इन विच ऑर्डर रबर स्टाम्प्स आर टू बी प्रिपेयर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, इंग्लिश और हिंदी दो में होगा, हिंदी और इंग्लिश होगी। एक लाइन हिंदी, एक लाइन अंग्रेजी। तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल फ्रॉम वन लाइन हिंदी एंड वन लाइन इंग्लिश। आइए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रबोध प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं निजी तौर पर उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? अमाउंट ऑफ लैम्पसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध प्रवीण एंड प्राज्ञा बाई प्राइवेट स्टडी? इसको देखिए,
तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबोध में 1600, प्रवीण में 1500 और प्राज्ञ में 1200 प्रत्येक के लिए फॉर ईच। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, ये सारा का सारा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 78 है हिंदी टंकन परीक्षा निजी तौर से उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि क्या है? व्हाट इज द लैम्प सम अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन बाई प्राइवेट स्टडी? तो 1600 इसका होगा, मतलब 1600 रुपीज़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है? व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेजेस इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाली। नेपाली ओनली नेपाल की है, तो ये फॉरेन लैंग्वेज ही होगा, तो इस प्रकार इसका आंसर नेपाली हो जाएगा, जो हमारी भाषा 22 लैंग्वेज में इंक्लूडेड है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा मंत्रालय कार्यालय समिति परीक्षा चलाता है? विच मिनिस्ट्री ऑफिस इज कंडक्टिंग द एग्जाम्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी टीचिंग स्कीम अंडर होम मिनिस्ट्री। आइए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है एक मुफ्त पुरस्कार के लिए कौन सी अर्हक होंगे? हु इज एलिजिबल फॉर लैम्पसम अवार्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं, दोज एम्प्लॉइज हु पास द हिंदी एग्जाम्स बाई प्राइवेट एफर्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 82 है स्टेशन उद्घोषणा आपको किस भाषा के रूप में करना है? इन विच ऑर्डर आर द स्टेशन अनाउंसमेंट्स मेड? तो त्रिभाषी ट्रिलिंगुअल भाषा में करना है, त्रिभाषी में, यानी पहले होगा क्षेत्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा, फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी। तो ट्राइलिंगुअल में रीजनल फर्स्ट होगा, हिंदी सेकंड होगा और इंग्लिश थर्ड होगा। तो ट्रिलिंगुअल होता है पहले क्षेत्रीय भाषा, रीजनल भाषा, फिर हिंदी भाषा और फिर इंग्लिश भाषा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है रूफ बोर्ड में अनुपात में प्रदर्शित करना है। इन विच प्रोपोर्शन द रूफ बोर्ड हैज़ टू डिस्प्लेड? तो इसका आंसर हो जाएगा समानुपात में। त्रिभाषी, प्रादेशिक, हिंदी व अंग्रेजी, ये भी त्रिलिंगुअल। इन इक्वल प्रोपोर्शन ट्रिलिंगुअल, रीजनल, हिंदी एंड इंग्लिश, थ्री लैंग्वेजेस में होगा ट्राइलिंगुअल में। आइए क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 84 है गाड़ियों के पतल बोर्ड को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाना है? हाउ द पैनल, साथ पैनल होगा, पतल नहीं, पैनल। हाउ द पैनल बोर्ड ऑफ अ ट्रेन हैज़ टू बी डिस्प्लेड। तो ये भी त्रिभाषा हो जाएगा, प्रादेशिक भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। तो इन ट्रिलिंगुअल लैंग्वेज रीजनल इंग्लिश एंड रीजनल हिंदी एंड इंग्लिश। साथ ही प्रादेशिक मतलब लोकल लैंग्वेज, जैसे कि आप जो भी स्टेट में रहते हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है, तो पहले लोकल लैंग्वेज में, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। तो ट्राइलिंगुअल में रीजनल में, फिर हिंदी में और फिर इंग्लिश में। आइए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है व्यक्तिगत वेतन के लिए कौन अर्हक होंगे? तो हु ऑल आर एलिजिबल फॉर पर्सनल पे? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा, या जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निर्धारित परीक्षा में विनिर्दिष्ट प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण होने पर। ऑन passing pragya examination organized by STS of the central government, or on passing the prescribed exam duly seeing the specified percentage of marks for certain category by the central government। आइए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 86 है हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के लिए कौन योग्य है? हु आर
एलिजिबल टू अंडर ट्रेनिंग इन हिंदी कन्वर्सेशन कोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा चालू लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क करते हैं, वर्ग 4 के कर्मचारी सहित। अगर मान लीजिए ग्रुप डी के भी वर्ग 4 के भी हैं लेकिन वह जनता से सीधे संपर्क में आते हैं तो उनके लिए भी यह कंपलसरी हो जाता है। तो ऑल द ओपन लाइन स्टाफ इंक्लूडिंग क्लास 4 हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ पब्लिक डायरेक्टली। तो आइए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 87 है, केंद्र सरकार के अधिकारी या कर्मचारी को क्यों हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है? वही ट्रेनिंग इन हिंदी इज इम्पार्टेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स एम्प्लॉयज। तो इसका आंसर हो जाएगा ताकि वे हिंदी में अपना दिन भर काम करें, बाई विच दे कैन डू देयर डे टू डे वर्क इन हिंदी। ये साथियों ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर हिंदी कन्वर्सेशन कोर्सेस? तो 30 घंटे 30 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए। कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य है? हु आर द एलिजिबल अंडर गो ट्रेनिंग इन हिंदी वर्कशॉप? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हिंदी 3rd क्लास के कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी जिन्हें हिंदी कार्य साधक ज्ञान प्रवीणता प्राप्त हो। ऑल क्लास 3 एंड गेस्टेड स्टाफ हु हैव वर्किंग नॉलेज और प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। आइए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं साथियों। और जो ये सवाल है ये साउथर्न रेलवे में ऑलरेडी आ चुका है एक बार। तो आइए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 90 है, हिंदी आशुलिपि पास करने पर आशुलिपिक जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है को क्या व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है? व्हाट इज द पर्सनल पे गिवन फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी टू स्टेनोग्राफर हुज मदर टंग इज नॉट हिंदी? तो व्यक्ति इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वेतन के रूप में 12 महीनों के लिए 2 वेतन वृद्धि के समतुल्य राशि, पर्सनल पे इक्विवेलेंट टू इंक्रीमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए टंकन आशुलिपिक को कितना टंकन कार्य करना चाहिए? व्हाट इज द क्वांटम ऑफ हिंदी टाइपिंग वर्क टू बी डन बाय ए टाइपिस्ट और स्टोनो टू बिकम एलिजिबल फॉर हिंदी इंसेंटिव अनाउंसमेंट? तो इसका हिंदी में प्रतिदिन 5 नोट या तिमाही में 300 नोट, 5 नोट्स इन हिंदी अ डे और 300 नोट्स इन हिंदी इन क्वार्टर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 92 है, 90% ज़्यादा और 95% कम अंक सहित हिंदी टंकन पास करने पर मिलने वाला नकद पुरस्कार क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी टाइपिंग विथ 90% और मोर बट लेस देन 95 मार्क्स? तो इसका हो जाएगा 400 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए। हिंदी आशुलिपि में 95% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने पर क्या नगद पुरस्कार मिलेगा? व्हाट इज द अमाउंट फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी विल विथ 95% और मोर देन 95%? तो ये हो जाएगा 1200 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए। अंशकालिक हिंदी पुस्तक पाल को दिया जाने वाला मानदेय क्या है? व्हाट इज द ऑनरेरियम अमाउंट गिवन टू पार्ट टाइम हिंदी लिब्रियन? तो इसका हो जाएगा 500 रुपीज़ प्रति माह, पर मंथ 500 रुपीज़। आइए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 है, हिंदी आशुलिपि पास करने पर मिलने वाला एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? व्हाट इज द इम्पजम अवार्ड गिवन फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन? तो हिंदी आशुलिपि या हिंदी स्टेनोग्राफी 1500 यानी 1500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा।
साथियों इसको एनी हाउ इस वीडियो को कर लेना है आपको, कैसा भी करके देखिए पर कर लीजिए। अगर संभव हो 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम एटलीस्ट एज यू विश, आपका जितनी इफ़िशियंसी है इसको ज़रूर करें। और मैं दावा कर सकती हूँ कि आप इसमें 10 में 10 आंसर ला सकते हैं, बशर्ते कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो, आप ईमानदारी पूर्वक, आप विथ ऑनेस्टी इसको कीजिए। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। साथियों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा और भी आपके कई सारे साथी जिनका परीक्षाएं होंगी, आप ज़रूर उनसे शेयर करें। हो सके तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।